वणक्कम, नमस्कार, जोहार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आप कहेंगे मैंने अभिवादन का तरीका क्यों बदला, वणक्कम क्यों बोला? तो आज हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में अप्रैल मई में चुनाव है विधानसभा का। मैं आया हूं ड्रेस पहन के सीएसके का, चेन्नई सुपर किंग। धोनी उसके किंग हैं। बिहार के लोगों की अलग अस्मिता, अलग पहचान है चेन्नई में। अलग क्रिकेट के लवर्स के अंदर धोनी का जो प्रेम है, महेंद्र सिंह धोनी का, उनके राज्य में झारखंड के हैं वो, वहां जोहार बोला जाता है और वणक्कम बोला जाता है तमिलनाडु में, और नमस्कार भारतीय अंदाज में। तो अभिवादन का तरीका मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, ये सीएसके की वर्दी में आपसे बात करने का फैसला इसलिए लिया कि आज मैं बात करने जा रहा हूं तमिलनाडु की। तमिलनाडु 334 विधानसभा वाले तमिलनाडु की, जहां भारतीय जनता पार्टी अग्नि परीक्षा देने वाली है। पिछली बार बड़ी मेहनत से, 2021 की बात कह रहा हूं, 2021 में तमिलनाडु में डीएमके के सलाहकार थे बिहारी बॉय प्रशांत किशोर। कहते हैं उन्होंने ऐसी व्यू रचना रची कि भारतीय जनता पार्टी ताकती रह गई, सिर्फ 4 सीटें आई उसके, और इतना बिखराव था कि बड़ी आसानी से 133 सीटें ला करके एमके स्टालिन सरकार में काम आयद हो गए। उन पे जबकि लगातार परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। मैं बात कर रहा हूं एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की। इसलिए परिवारवाद की बात इसलिए कर रहा हूं, ये करुणानिधि के पुत्र हैं एमके स्टालिन। और करुणानिधि के सिर्फ एमके स्टालिन ही पुत्र नहीं है, अब नहीं है दुनिया में करुणानिधि साहब। कनिमोझी को आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री के तौर पर, मनमोहन सिंह सरकार में थी, कई आरोप लगे, 2G वगैरह लगे। इसके अलावा कई आलागिरी थे उनके केंद्रीय मंत्री। ये सारे करुणानिधि साहब के पुत्र हैं, बच्चे हैं, बड़ी लंबा कुनबा है। इसके अलावा आपने सुना होगा दयानिधि मारन का नाम, उनके बच्चों का नाम, ये सारे उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। मतलब परिवार के नाम पे अगर बात करें तो इनका काफी समृद्ध कुनबा है करुणानिधि साहब का। अब है नहीं दुनिया में, एमके स्टालिन के भाई, बहनोई, बहन, सारे लोग ही राजनीति में, एक दो क्या 17-18 लोग होंगे अगर इधर उधर करके जोड़ेंगे आप तो। और यही की परिवार की इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है। अगर बिहार के संदर्भ में जानना चाहें तो जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी पटना से लोकसभा सदस्य हैं, बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, एक पुत्र, बड़े पुत्र बागी हुए पड़े हैं, रोहिणी आचार अलग मोर्चा खोली हुई हैं। तो लालू के कुनबे की हालत जो बिहार आप देखते हैं, उससे ज्यादा विस्तारित कुनबे का अंदाज है करुणानिधि। कहते हैं रीजनल पार्टियां जो भी हैं, डीएमके उनकी पार्टी है, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब की। रीजनल पार्टियों में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उनकी पूरी राजनीति उनके विरासत के कर्णधार होते इतने ज्यादा होते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कौन है असली, कौन है नकली। एक दूसरे को कहते हैं मैं करुणानिधि का आदमी। आपको बता, जब एमके करुणानिधि की बात मैं कह रहा हूं, इनके स्टालिन के पिताजी की बात कर रहा हूं, तो उन्हीं के दौर में जयललिता हुई। जयललिता की राजनीति अपने हिसाब से अपने तरीके से चली आई। जब मैं करुणानिधि की बात कर रहा हूं तो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अन्ना दोरई के शिष्य थे या उनके गुरु अन्ना दोरई थे। अन्ना दोरई उसी परंपरा के वाहक हैं जो पेरियार स्वामी का आंदोलन था। पेरियार स्वामी कहते हैं तमिलनाडु की धरती पर, तमिल धरती पर ये जो दलित मूवमेंट है सबसे पुराना है, पेरियार स्वामी के जरिए हुआ था। कहते हैं BR अम्बेडकर साहब ने भी वहीं से, पेरियार स्वामी के मूवमेंट से ही प्रभावित होकर के दलित चेतना की बात करनी शुरू की। तो पूरे भारत में वहीं से कैरी फॉरवर्ड है। पेरियार स्वामी का मूवमेंट इतना भयंकर था, इतना, कहते हैं शायद ब्राह्मणों को छोड़ के जाना पड़ा तमिलनाडु। बहुत बड़ी तादाद में सुबर्णु स्वामी, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका वगैरह चले गए तमाम ब्राह्मण उस समय, पेरियार स्वामी के उस मूवमेंट से ये होकर के। दलित एम्पावरमेंट की बात, वर्ण व्यवस्था में दलितों को जगह दिलाने की बात, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाने की बात थी। तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए पेरियार स्वामी हुए, अन्ना दोरई हुए, और करुणानिधि जो शानदार लेखक थे, फिल्मों के लेखक थे। उसी फिल्मों के लेखक में एक्टर थे बड़े MG रामचंद्रन, जो करुणानिधि के अजीज थे। कहते हैं फिल्म स्क्रिप्ट करुणानिधि लिखते थे और स्टेज पर एक्टिंग करते थे MG रामचंद्रन। तो मोटे तौर पे डीएमके उनका हुआ, और बाद में थोड़ी नाराजगी हुई दो दोस्तों के बीच में, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से अलग होकर के ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बना लिया MG रामचंद्रन साहब ने, जो शानदार एक्टर थे। और बाद में उनका अफेयर हुआ जयललिता से, जो स्टेज की नायिका थी। जयललिता इतनी इंपावर हो गई जिस दिन MG रामचंद्रन जानने लगे दुनिया से, आपको 91 की बात कह रहा हूं, तो भीषण लड़ाई हुई MG रामचंद्रन की पत्नी और जयललिता के बीच में,
और एक नायिका ने कहा कि सारा अधिकार एमजी रामचंद्रन की विरासत पे, उनकी पॉलिटिकल विरासत पे जयललिता का है। तो ये एक कहानी हुई, पृष्ठभूमि हुई और वहां से चली और बाद में जयललिता की जो सौतन कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, जो एमजी रामचंद्रन की वास्तविक पत्नी थी, वो दरकिनार हो गई, किनारे हो गई। और पूरा एआईडीएमके जो है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, उस पर एकाधिकार हो गया जयललिता का। वो भी अब दुनिया में नहीं है। तब करुणानिधि जब तक रहे थे, एक बार करुणानिधि, फिर जयललिता, फिर एक करुणानिधि, जयललिता। अब करुणानिधि भी दुनिया में नहीं है, उनके बेटे एमके स्टालिन हैं। चूंकि जयललिता के जीवन में कोई नहीं था, अविवाहित थी। कहते हैं दिनाकरन साहब को उन्होंने गोद लिया था, वो अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गए। अब जयललिता की जो पॉलिटिक्स, एआईडीएम के पॉलिटिक्स बड़े आसानी से पनीर सेल्वम और उसके एक और नायक हैं, उनके हाथ में बटी पड़ी। तो कहते हैं वो विभाजन था एआईडीएम का, इसलिए दूसरी बार लगातार जीत के चले आए एम के स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं अभी। लेकिन इस बार फिर मौका है, तमिलनाडु के लोग बड़े होशियार होते हैं, वो एक बार डीएमके को, एक बार एआईडीएमके को मौका देते हैं। तो अब कहते हैं इस बार चूंकि 2 बार लगातार डीएमके को मौका दे दिया तमिलनाडु के लोगों ने, तो इस बार एआईडीएमके को मौका मिलना चाहिए, ये उम्मीद कर रहे हैं लोग। और इसलिए एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ी सुदृढ़ता के साथ बंधी पड़ी है। और जब बंधी पड़ी है तो उसके पीछे एक और वजह है। एआईडीएमके के साथ बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अपने पैर को जमाया है। पैर को जमाने में अन्नामलाई साहब हैं, जो उसके के अन्नामलाई जो आईपीएस थे, धुरंधर थे, काफी एग्रेशन, कहते हैं हीरोइक छवि तमिलनाडु में पूजी जाती है। तो के अन्नामलाई साहब ने अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को आधार बेच दिया। उससे पहले बिल्कुल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नाम सुनना ही नहीं लोग चाहते थे। हिंदू मुनानी वहां पे जो आरएसएस का संगठन है, उसको छिप छिप के अपने कार्यक्रम करने पड़ते थे। अभी एक पूरा मामला आया है, दीप प्रज्वलन को लेकर एक शिकायत है, सुप्रीम हाई कोर्ट में शिकायत आई, वहां जज ने फैसला किया कि दीप जलाने का, चैत पूर्णिमा के मौके पर दीप जलाने का मामला था, उसको लेकर एक मूवमेंट की शुरुआत इसी महीने हुई। ये सब कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी को आधार दिलाने का, वहां जो हिंदू या जो भी धार्मिक चेतना के आधार पर जगाने की बात मैं कह रहा हूं। दलित मूवमेंट के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया था। अब एक से फिर से पुनरुत्थान की बात हो रही है। परंपरा में पेरियार स्वामी की परंपरा में आते हैं एमके स्टालिन साहब, उनके बेटे हैं। जब परिवारवाद की बात मैं कह रहा हूं, एमके स्टालिन लगभग अपनी विरासत सौंप दी अपने बेटे उदय। कहते हैं अगला उदय जो है वो अगले मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे या आने वाले दिनों में, जीते जी चाहते हैं एमके स्टालिन अपने इस बेटे को, उदयगिरी को, सब कुछ सौंप दें। तो ये परिवारवाद के खिलाफ एक मूवमेंट की आरोप की लड़ाई है, जो अपने हिसाब से जो एक आधार देता है भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचने का। और डीएमके के बारे में कहते हैं कि उनके अनुषंगी पार्टी राष्ट्रीय लेवल के लोग सोचने वाले लोग हैं, तो वहां कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी पार्टी, उनके पास 133 तो खुद डीएमके जीत के चली आई है, लेकिन उनके अलायंस से 154 है जो सत्तारूढ़ दल के साथ बने पड़े हैं। और इधर रेस्ट ऑफ द दलों में जो बात हम कह रहे हैं, 4 पिछली बार की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी, बाकी एआईडीएम के बड़ी पार्टी के तौर पर 66 सीटों के साथ। तो कुल मिलाकर विपक्ष में इस बार जो घेरने की बात हो रही है, जो मई से पहले चुनाव होना है, वहां मार्च अप्रैल एक अनुमानित चुनाव है, बंगाल के साथ चुनाव होना, और इस चुनाव के बारे में बार बार कहा जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु में सरकार बनेगी, बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। ये कैसे बनती है? क्या ये अन्नामलाई इतने ताकतवर हो गए हैं, या भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत बेस दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एआईडीएम के साथ जो चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जितने सीटों पर लड़ेगी, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि 234 सीटों वाली विधानसभा है, इसे मान लीजिए 40% 30% सीटों पर लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी 4 की क्षमता में है, वो क्या इतनी मारक क्षमता में आ जाएगी उनके प्रभाव में सरकार बने एआईडीएमके के? मतलब मोटे तौर पर उनको बनाना पड़ेगा 134 100 सीटों का आसपास चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभाव कायम कर लिया है? अगर उनको मैदान में लड़ना पड़ेगा तो क्या उस हिसाब से हरा सकते हैं? इधर दूसरी बात, एक बड़ी बात जो हो रही है, विजय थलपति वहां एक हीरो है जो एआईडीएमके के खिलाफ है, या यूं कहें कि डीएमके के साथ, डीएमके का जो प्लेटफॉर्म है, जिस अंदाज से वो भारतीय जनता पार्टी हमलावर रहती है, तमिल अस्मिता पे हमलावर रहती है, बड़े नायक हैं। कड्डूर में अभी घटना हुई, दुर्घटना, उनकी सभाओं में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। अभी भगदड़ मची थी पिछले दिनों, उसमें कई लोग ये हुए थे। कहते हैं उनका एक तिलस्म जारी है, जैसे रजनीकांत के बारे में दक्षिण उत्तर के लोग जानते हैं, वहां पर है विजय थलपति। स्क्रीन पर आते हैं तो पोस्टर फटता है, बड़ा हीरो सामने आता है। और तमिलनाडु में जैसा कि जयललिता की कहानी बता रहा था, ये जितने भी नायक हुए हैं, एमजी रामचंद्रन हुए या फिर
करुणानिधि भी फिल्मों से उनका जुड़ाव था, इसलिए वो सफल हुए पॉलिटिक्स में। तो वहां अभी विजय थलपति का दौर आने वाला है, यंग है काफी, उनके बारे में कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो पिछली दफे डीएमके के साथ थे, इस बार विजय थलपति के साथ आकर के उन्हें सलाह देने वाले, या सलाह देने वाले हैं। अब इस बार उनकी अपनी पार्टी भी है, जन स्वराज भी क्या कोई अलायंस करके वहां चुनाव लड़ेगी, 6% वोट लाने की कोशिश करेगी। बिहार में जब मुंह की खाई है तो क्या तमिलनाडु में एक सहारा देंगे विजय थलपति प्रशांत किशोर को, ताकि वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे जिस अंदाज में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लिया, क्या वो विस्तार का रास्ता पाएंगे प्रशांत किशोर भी? ये मुश्किल लग रहा है। प्रशांत किशोर फिलहाल लगते हैं तमिलनाडु में सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। पिछली बार डीएमके के सलाहकार की भूमिका में थे, इस बार उन्हें प्री बुकिंग कर ली है विजय थलपति ने, इस बार विजय थलपति के अकाउंट में होंगे। तो जो लड़ाई है, डीएमके वाली लड़ाई है, तमिल अस्मिता की लड़ाई है, द्रविड़ अस्मिता की लड़ाई है, उसमें हमलावर हैं विजय थलपति भारतीय जनता पार्टी पर। तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर कौन कौन है? डीएमके और विजय थलपति दोनों हैं। तो इसका मतलब वो वोट बटेगा, उसमें कहते हैं लड्डू लड़े बुनिया जड़े। जब दो बिल्लियां आपस में रोटी के लड़ेंगी तब बंदर के हाथ में कुछ ना कुछ आएगा। तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल सा बना रखा है वहां पर, और वो माहौल है हिंदू अस्मिता का, राष्ट्रीय अस्मिता का, वो सांस्कृतिक उत्थान का, इन सब को लेकर का उसके खिलाफ हमलावर हैं दो अलग अलग पार्टियां, दो अलग अलग मोर्चे, जो तीसरे मोर्चे के तौर पर नए तरीके से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। विजय थलपति वी पार्टी बनाई है उन्होंने, और उसके डीएमके की लड़ाई होने वाली। तो इस लड़ाई में अभी तो शुरुआती मैं आपको बता रहा हूँ 234 सीटों वाली भी तमिलनाडु विधानसभा में लड़ाई किस दिशा में जा रही है। वहां बिहार के लोग इसलिए वहां ज्यादा प्रिय हो गए हैं, खासकर क्रिकेट को लेकर के। सीएसके के जो कैप्टन हुए हैं, काफी समय तक सीएसके ने जो आईपीएल में जीता है, अपने को एक चेन्नई को एक स्थान दिलाई है, चेन्नई सुपर किंग्स ने, उसके नायक रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसलिए अपने हिसाब से उन्होंने पैठ बनाई है, वहां पर रांची के रहने वाले हैं, इसलिए हमने कहा जोहार। आपको रांची में नमस्कार या अभिवादन का तरीका जोहार कहा जाता है, और तमिलनाडु में तो है ही, तमिल भाषा में वड़क्कम कहा जाता है। तो फिलहाल वड़क्कम, बाद अगले बुलेटिन में आपसे कोशिश करूंगा मैं आपको बताऊं तमिलनाडु के उस अंतर जो समीकरण है उसके बारे में, वहां कौन कहां कैसे खड़ा है। मेरी कोशिश होगी कि हिंदी के दर्शकों, उत्तर भारत के दर्शकों, आपको मैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से भली भांति परिचय कराऊं अपने अनुभव के आधार पर, ताजा जानकारियों के आधार पर। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका धन्यवाद, आभार, वड़क्कम।